जय हिंद। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। फिर उसके बाद सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन वेरियस सेक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। उसके बाद थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। फिर उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए, जैसे कि इम्पैक्ट लोड हो गया, ग्रेजुअली लोड हो गया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कई सेक्शंस का निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। उसके बाद ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ये भी पढ़ेंगे। और फिर बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डैम्स और रिटेनिंग वॉल, चिमनी और टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, टॉर्सन भी पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? तो जो स्ट्रेस होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी बॉडी में जब इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। मतलब जैसे कि ये हमारा बॉडी है। इस बॉडी के केस में जो ये बॉडी है, इस केस में जो है इधर से लोड लगा पी। जब इधर से लोड पी लगा तो इसके अंदर जो रेजिस्टिंग पावर होगी, ये जो इसके अंदर के बॉडी है, जो इसकी मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्डिंग है, वो चाहेगा कि जो पी फोर्सेस है उसको जो है स्टॉप करें, मतलब डिफॉर्म होने से रोकेगा। डिफॉर्म होने से जो रोकेगा, जो इंटरनल की जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी, इस रेजिस्टेंस को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेस। तो यही हमने लिखा है पी अपॉन एरिया स्ट्रेस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको। क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशंस नहीं हो रहे हैं तो इसलिए जो क्या होगा कि यहाँ पी अपॉन एरिया होगा, डिफॉर्मेशंस यहाँ पे अवॉइड कर रहा है। तो ये हमारा होता है स्ट्रेस। हम समझते हैं स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि प्रेशर भी पी अपॉन एरिया होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी हमने फोर्स अपॉन एरिया लिखा। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रेशर होती है वो बाहरी फोर्स होती है, मतलब हम बाहर से उसमें अप्लाइड करते हैं और इस फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा प्रेशर होगा। लेकिन स्ट्रेस की बात करें तो जो स्ट्रेस होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस माने तो मतलब अंदर का टेंशन, मतलब अंदर का जो टेंशन है, जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है इस पी के अगेंस्ट, मतलब पी को रोकने के लिए जो डेवलप हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हमने एरिया से डिवाइड किया है, तब हम इसे स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन जो प्रेशर के केस में हम बाहर से अप्लाई करते हैं फोर्स, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा प्रेशर होगा। तो जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हमने अभी आपको बताया, और जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है। जैसे कि हमारा ये प्लेट है, अगर इस पर ये फोर्स लग रहा है पी, तो इस केस में जो प्रेशर होगा ये ऊपर के लेयर पे जनरेट होगा, ऊपर के लेयर पे जनरेट होगा, और ये जो ऊपर का लेयर है वो दब भी सकता है, नहीं भी दब सकता है। तो इस केस में जो प्रेशर होगा वो पी अपॉन एरिया होगा। ओके। लेकिन स्ट्रेस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसके अंदर का रेजिस्टेंस कितना डेवलप हुआ है, तो उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस इज डेवलप्स पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। बिल्कुल, जो स्ट्रेस होता है या तो पैरेलल डेवलप हो सकता है या परपेंडिकुलर भी डेवलप हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा है, अगर लोड ऐसे लग रहा है तो इस केस में भी स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस स्ट्रेस को हम कहेंगे शियर स्ट्रेस, क्योंकि इस एरिया पे लग रहा है, तो इस एरिया पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसे तो हम शियर ही कहेंगे ना, क्योंकि एरिया के पैरेलल है तो ये हमारा क्या होगा, शियर होगा। लेकिन प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर जनरेट होता है। जैसे कि हमारी प्लेट है और इधर से ये लोड लगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, प्लेट के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर ये है, अगर ऐसी लोड लगा देंगे तो इस केस में प्रेशर कोई जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एरिया ही नहीं है डिवाइड करने के लिए। ओके। लेकिन इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा, वो हमारा होगा शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैंट प्रोड्यूस्ड प्रेशर। बिल्कुल, जो स्ट्रेस होता है
वो प्रेशर को कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो इसका जो प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन प्रेशर जनरेट कर सकता है, कैसे कर सकता है? क्योंकि प्रेशर करने के लिए क्या होगा, हमें लोड लगाना होगा, लोड लगाता है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रेशर हो जाएगा, तो ये हमारा इसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो डेवलप हो रहा है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये हमारा स्ट्रेस ही तो कहते हैं इसको। तो जो प्रेशर है वो स्ट्रेस को डेवलप कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो कभी भी प्रेशर को डेवलप नहीं कर सकता है। अब इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल बात है, स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है जो बॉडी के नॉर्मल हो, और शियर स्ट्रेस हो सकता है जो हमने अभी आपको बताया। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा बॉडी है, इस तरह का स्ट्रेस लगा, मतलब कि जो फोर्स है इस तरह का फोर्स है, और जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर स्ट्रेस जो हमारा होगा वो होगा जैसे हमारा ये बॉडी है और फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब जो है ये सेक्शनल एरिया है, जो एरिया है सरफेस एरिया उसके पैरेलल लग रहा है। अगर सरफेस एरिया के पैरेलल लग रहा है तो इस केस में क्या हो, इस केस में हमारा जनरेट होगा क्या, इस केस में जनरेट होगा शियर स्ट्रेस। ओके, अब वो नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो तरह के होते हैं, जैसे डायरेक्ट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेस हमारा एक्सेंट्रिसिटी, जब हमारा लोड जो है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होता है, जैसे कि हमारा अगर ये इसका सेंटर लाइन ये हो गया तो सेंटर लाइन पे ही अगर लोड लग रहा है तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, जो डेवलप होगा डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर सेंटर लाइन कहीं और है, जैसे कि हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारा ये है, यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन हो गया, लेकिन प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इस केस में जो होगा यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी डेवलप होगा। जब फोर्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं हो, मतलब सेंटर लाइन पे एक्ट नहीं करता हो, तो उस केस में जो है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद शियर स्ट्रेस भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब जैसे कि हमारा ये बॉडी है, ओके, अगर ये लग रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इस केस में जो शियर है वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखोगे तो इस तरीके का है। और ये एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में जो शियर स्ट्रेस होगा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर ये हमारा शियर एंटी क्लॉक अगर क्लॉकवाइज होता है तो इस केस में जो शियर होगा वो निगेटिव होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन सिंपल है, जितना हमारा डिफॉर्मेशंस हुआ है बॉडी में और जो ओरिजिनल था उसके दोनों का रेशियो जो होता है हमारा स्ट्रेन होता है, मतलब चेंज इन जो लेंथ होता है और ओरिजिनल डायमेंशंस होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। जैसे कि हमारा ये बॉडी है, इस पर लोड लगा P, अब लोड इतना ज़्यादा हो गया कि जो ये बॉडी है वो डिफॉर्म कर गया। अब जरूरी तो नहीं है कि लोड उतना ही लगेगा जितना इसका शक्ति है, जितना इसका पावरफुल है, जितना ये सह सकता है। अब मान के चलो कि लोड जो है इसके पावरफुल, इसके रेजिस्टेंस से ज़्यादा लग गया, तो इस केस में स्ट्रेस तो फेल हो जाएगा, मतलब क्या हो कि बॉडी डिफॉर्म कर जाएगा। अब बॉडी डिफॉर्म करेगा तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी, मतलब ये मोटा है तो ये पतला हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, तो ये लंबा इसी तरह से हुआ है। और जो इस केस में जो हमारा स्ट्रेन होगा वो होगा हमारा स्ट्रेन जो होगा, जो डायमेंशन चेंज हुआ है, मतलब डेल्टा है जो लेंथ में चेंज हुआ है वो ओरिजिनल लेंथ, इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन दो तरह के होते हैं, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डायमेट्रल स्ट्रेन, और होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनली लगता है, मतलब जो बॉडी का डिफॉर्मेशंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। तो लॉन्गिट्यूडनली जब हम मेजर करते हैं, मतलब जो डायरेक्शंस मतलब पैरेलल टू द सेंटर लाइन के पैरेलल में जो है उसको मेजर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जैसे यहाँ पे बॉडी देख लो, ये हमारा बॉडी लॉन्गिट्यूडनली है और लॉन्गिट्यूडनल लोड लग रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनली इसकी लेंथ बढ़ गई है। अब लॉन्गिट्यूडनली इसकी लेंथ जब बढ़ी है, लेंथ बढ़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो टेंसाइल है, तो उसको खींचेगा, जब खींचेगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ गया, तो इस जितना बढ़ा है डेल्टा एल बढ़ा है मान लिए, और जो ओरिजिनल डायमेंशंस था वो था एल, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसी तरह से डायमेट्रल स्ट्रेन होता है, इसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं डायमेट्रल स्ट्रेन को, क्योंकि ये लेटरली होता है। लेटरली कैसे होता है, मतलब इसके हम मेजर करते हैं डायमीटर के बेस में, मतलब कि लेटरली कितना जो डिफॉर्म कर रहा है। हमने लॉन्गिट्यूडनली देखा, लेकिन डायमेट्रल में डायमीटर के अकॉर्डिंग मतलब कि लेटरली देखेंगे, तो इस केस में डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा डी मतलब जितना डायमीटर में चेंजेज हुआ है वो, और जो ओरिजिनल डायमीटर था वो हमारा दोनों रेशियो क्या हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा डायमेट्रल स्ट्रेन या फिर लेटरल स्ट्रेन भी इसे कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब सिंपल हो गया, जो वॉल्यूम में चेंज होता है। मतलब कोई बॉडी है, उसमें अगर इतना फोर्स लग गया कि उसकी वॉल्यूम में ही चेंज हो गया। अब वॉल्यूम में चेंज होगा, जितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो वॉल्यूम, और जितना ओरिजिनल था वो वॉल्यूम, दोनों का रेशियो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेन की। तो जो शियर स्ट्रेन होता है वो शियर फोर्स के कारण होता है। हमने बताया था कि जो शियर फोर्स होता है वो लगता है सरफेस एरिया के पैरेलल। जब सरफेस एरिया के पहले जब ये फोर्स पी लगा तो इसके कारण जो डिफॉर्म कर गया, मान लें जो डिफॉर्म किया वो फाई एंगल से डिफॉर्म कर गया, फाई एंगल से डिफॉर्म कर गया, और जो लेंथ जो बढ़ा है वो डेल्टा एल बढ़ा है। तो इस केस में अगर हम 5/10 5 लिखें तो लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेन। अब 10/5 को हमने फाई लिख दिया। फाई क्यों लिखा? क्योंकि फाई यहाँ पे इतना स्मॉल एंगल है कि 10/5 को हमने फाई ही लिख लिया। ओके। उसके बाद हमारा आता है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस हमने बताया है कि जो सरफेस के पैरेलल लगता है, मतलब टेंसिल स्ट्रेस लगता है, उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। ओके। हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो ये हमारा है ये क्या है। ये हमारा है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये माइल्ड स्टील का है। अब इससे जरूरी जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। इसमें ए जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब ए जो है इसमें ए कहाँ है? ये हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जो हमारा ए है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो ए तक जो पॉइंट है, ए तक जो पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। मतलब स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के, मतलब जो स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। कहाँ तक प्रोपोर्शनल होगा? ये होगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। मतलब ए तक जो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद जो बी है वो इलास्टिक लिमिट है। बी जो हमारा इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है अगर बी तक हम अगर किसी बॉडी को इतना खींचे कि दोबारा ये जो अगर हम इसे छोड़ दे तो ये अपना शेप में ही आ जाए, जितना शेप में पहले था, जितना साइज में पहले था अगर उतना ही में आ जाता है तो मतलब बॉडी जो वो इलास्टिक बॉडी है। तो जो वहाँ तक जो बी तक अगर बी तक जो पॉइंट है यहाँ तक अगर किसी बॉडी को खींचा जाता है माइल्ड स्टील को तो वो अपना शेप को रिकवर कर लेता है, इसलिए हम बी को जो इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके बाद सी, तो सी को क्या कहते हैं? सी को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। सी जो है हमारा अपर यील्ड पॉइंट है। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो अपर पॉइंट है इसको जनरली हम डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी मटेरियल्स का तो वो अपर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो सी डैश हमारा है वो है लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं। हम मान लेते हैं यील्ड स्ट्रेस जिसे कहते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस जो हम निकालते हैं वो लोअर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके बाद हमारा होता है डी। डी जो हमारा है वो स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट है। स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, केवल स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। स्ट्रेस बहुत ही कम बढ़ रहा है, नेग्लिजिबल, लेकिन स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए क्योंकि स्ट्रेन केवल बढ़ रहा है इसलिए इसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है ई जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप होता है। मतलब जहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप होता है उस पॉइंट को हम ई कहते हैं। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जनरली डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। इस पॉइंट को लेकर डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो है इसको खींचते जाते हैं एफ पे जाके क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब जो माइल्ड स्टील होता है वो ब्रेक कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो इसके अंदर का जो एरिया है, जो ये एरिया है यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है टफनेस को। क्या रिप्रेजेंट करता है? टफनेस को। इसके अंदर जितना ज़्यादा एरिया होगा वो मटेरियल उतना ही टफ होगा। जिस मटेरियल का जो ये एरिया कम होगा वो मटेरियल जो है कम टफ होगा। टफनेस का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो है फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी स्टोर करके रखा है। जैसे कि इस बॉडी के बारे में बात करें, माइल्ड स्टील के बारे में, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आके फेल किया है, ये यहाँ पे आके फेल किया है। इसका मतलब हुआ कि इतना एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये स्टोर किया था, उसके बाद ही जाके फेल हुआ। तो ये हाईएस्ट टफ मटेरियल है। इसलिए दूसरी बात, यहाँ पे जो फर्स्ट केस में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन।
इलास्टिक स्ट्रेन का कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ इलास्टिक पॉइंट तक, मतलब जहाँ तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ तक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसे हम कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन जो है इलास्टिक पॉइंट तक, इलास्टिक पॉइंट तक जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे हम इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि तुरंत रिकवर हो जाती है। उसके बाद से जो परमानेंट स्ट्रेन डेवलप होता है उस स्ट्रेन को हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। प्लास्टिक का मतलब हुआ कि वो फिर से बॉडी को रिगेन नहीं कर सकता, वो अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता, तो उस केस में हम उसे प्लास्टिक कहते हैं। जब प्लास्टिक स्ट्रेन जो है किसी बॉडी का अगर 5% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे 5% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल तब कहते हैं जब बॉडी जो है एटलीस्ट जो प्लास्टिक स्ट्रेन है उसका 5% से ज़्यादा हो, तो हम बॉडी को जो है हम कहते हैं डक्टाइल बॉडी। चलिए नीचे में बहुत सारा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, तो हमने बता ही दिया इलास्टिसिटी क्या होती है। जब बॉडी जो है अपने शेप को रिगेन कर लेता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर मोर इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो वह है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, रबर का आ रहा होगा कि रबर इलास्टिक मटेरियल है कि नहीं। रबर जो है वो इलास्टिक मटेरियल नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब आपके मन में ये भी लग रहा होगा कि जो रबर है वो तो जब उसे हम खींचते हैं तो वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, तो फिर इलास्टिक मटेरियल क्यों नहीं है। जो रबर है, अगर ध्यान से देखिएगा तो जो रबर है अगर आप उसे खींचते हो तो वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। मतलब पहले उसका साइज मान लेते हैं, उसका जो साइज था वो था 10 mm था, लेकिन जब आपने इसे खींचा उसके बाद अगर ये रिगेन करेगा तो उसका साइज जो होगा 9 mm हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि इसका साइज जो है पहले से घट जाएगा। जब इसका साइज पहले से घट जाएगा तो वो इलास्टिक मटेरियल कैसे हुआ, उसका ओरिजिनल साइज आना चाहिए। तो इसलिए जो रबर है वो हमारा इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ओके, वो हमारा इलास्टिक मटेरियल, वो ब्रिटल मटेरियल है। अगर आप रबर का ग्राफ देखोगे, स्ट्रेन ग्राफ, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो जो रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ तक जो है इलास्टिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो है इस केस में जो ये इलास्टिक मटेरियल नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी तो हमने बता ही दिया कि जब बॉडी जो है अपने शेप को रिगेन नहीं करता हो, जब बॉडी जो है अपने शेप को रिगेन नहीं करता उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी के केस में जो है प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप होता है, ये भी हमने बताया था। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी है। उसके बाद हमारा आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, जब बॉडी का जो प्लास्टिक स्ट्रेन एटलीस्ट 5% इलास्टिक स्ट्रेन से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। या फिर किसी बॉडी को इतना खींचते जाओ, ब्रेक होने से पहले बहुत ज़्यादा जो इसमें इलोंगेशन आ जाता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। ओके, जितना ज़्यादा जो का खींचा जाएगा वो उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा। ओके, डक्टाइल को जो इंक्रीज़ करने के लिए हमें कार्बन कंटेंट को डिक्रीज़ करना होगा। अगर हमें डक्टाइल को इंक्रीज़ करना है किसी बॉडी का, उसमें जो कार्बन कंटेंट है उसको डिक्रीज़ करना होगा, तब जाके जो है डक्टाइल में जो मटेरियल्स है उसकी डक्टिलिटी बढ़ पाएगी। ब्रिटलनेस क्या होता है, तो जो ब्रिटलनेस जो बॉडी होता है उसमें जो है उसको स्ट्रेन नहीं कर पा सकते हैं। जैसे कि मान लो कंक्रीट, अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसे खींच के देखो, आप उसे खींचोगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेन ही नहीं सेटअप हो सकता, उसमें स्ट्रेन डेवलप ही नहीं हो सकता, इसलिए हम ब्रिटलनेस कहते हैं। और इसमें स्ट्रेन जब डेवलप ही नहीं होगा तो उसके इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन ही डेवलप नहीं होगा। जब प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा तो वो ब्रिटल होगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो रबर होगा। हालांकि रबर खींचा जाता है लेकिन जो है ये अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकता, और इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो होता है हमें कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ करना होगा, जिससे हमारे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है, मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि मटेरियल के स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में बहुत फ़र्क है। अगर किसी बॉडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का जो डक्टाइल है वो कम है, क्योंकि डक्टिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी।
उसके बाद हमारा आता है टफनेस। टफनेस हमें बता ही दिया कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो भी एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं टफनेस। मतलब ब्रेक होने से पहले कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर किया उसे हम कहते हैं टफनेस। जैसे कि हमने ये बताया था ना, ये ग्राफ जो हमारे यहाँ पे दिखाया था ऐसे करके, तो ये ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है टफनेस। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा टफ मटेरियल होगा। अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडल्स। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडल्स की बात करें, जो हमारी स्लोप है, जो ये स्लोप आपको दिख रही है स्लोप, ये जो स्लोप है वो होता है tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है ई, और ई बराबर क्या होता है हमारा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बल्क यंग्स मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद हमारा आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहाँ तक, तो हुक्स लॉ जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहीं तक जो है हुक्स लॉ वैलिड होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, इसलिए जो हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफॉर्मेशंस ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग के कारण जो बाहर में डिफॉर्मेशंस होगी वो किस तरीके से हो सकती है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कि ये हमारी बार है।